जय हिंद दोस्तों। तालिबान दुनिया का एक सरदर्द बना हुआ है और ख़ासकर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए तो इस टाइम पर यकीन मानिए कि इतनी बड़ी सरदर्दी आ चुकी है कि कुछ कहने की हद नहीं। ऐसी सिचुएशन में जो तालिबान है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और एक तरीके से जिसे कहेंगे पूरा का पूरा एक एरिया डिस्टर्ब हो चुका है। हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, इनके चेहरे पे शिकन आनी शुरू हो चुकी है। जो एक बिल्कुल एक बिल्कुल शांत जो चेहरा नज़र आता था, इस समय पर इनके चेहरे पर टेंशन्स नज़र आ रही हैं। तो वो असलियत में तालिबान की वजह से, खास करके जिस तरीके से वहाँ पर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो चुके हैं, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो चुके हैं और हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ इंडिया का रोल देखा जाए, लेकिन उससे पहले एक बार चाइना का रोल देख लीजिए और उसका गेम प्लान क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि अगर आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उसके रीज़न क्या है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम NCERT के बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं। और दोस्तों, बिना बेसिक कंसेप्ट के आप UPSC की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। बिना बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में आप UPSC की प्रिपरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये रामबाण है और ये ब्रह्मास्त्र है, और इसी की ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए जो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं बेसिक सीरीज़ है, वो आपके पास ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ है। अब इसके अंदर हम साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो PT लेवल के हैं वो भी सॉल्व करवाएंगे। तो आपकी PT की तो लगभग 100% और मेंस की लगभग 40%, क्योंकि मेंस जो है वो 40% NCERT के कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। तो मेंस की 40% तैयारी हम यहाँ पर आपको करवा देंगे। दोस्तों, रही बात फीस की, तो फीस हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। 500 रुपीज़ पर मंथ की इसमें फ़ीस है, ताकि लगभग हर बच्चा जो है जो भी तैयारी करना चाहे वो कर सकता है और पैसे के मामले में कम से कम वो पीछे ना हटे। रही बात कांटेक्ट की, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। आपको हमारी काउंसलर्स बाकी सिस्टम के लिए गाइड कर देंगी। तो जल्दी से जल्दी आप बैच में शामिल हो जाइए ताकि पीछे ना रह जाए। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक है गेम प्लान ऑफ चाइना। देखिए दोस्तों, असलियत में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल चल रही है, खासकर अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान में जिस तरीके से सिचुएशन क्रिटिकल चल रही है, अमेरिका यहाँ से निकल चुका है। और मैं कई दिनों से आपको ये टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि अमेरिका के जाने के बाद असलियत में सिचुएशंस जो हैं वो इस तरीके से बन चुकी हैं कि दुनिया की जितनी भी पावर्स हैं वो सारे के सारे अफगानिस्तान में आकर अपना गेम खेल रहे हैं। ऐसे में अब सेंटर में आ चुका है तालिबान। तो अफ़गानिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बिना तालिबान के हम अफ़गानिस्तान के बारे में सोच नहीं सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए हमें अफ़गानिस्तान के बारे में पूरा अगर बात करनी है तो तालिबान की बात करेंगे। लेकिन इस तालिबान के अंदर हमारे को यहाँ एक सुपर पावर चाइना की बात करनी है कि असलियत में चाइना का तालिबान के साथ या चाइना का अब नए सिनारियों में गेम प्लान क्या है या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले असलियत में देखो, कभी भी दो पावर्स के बीच में अगर हम कुछ भी रिलेशन के बारे में डिस्कस करना चाहें तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो दो पावर्स हैं या दो लोग हैं, इनका आपस में क्या लेना देना हो सकता है, किस बात पर ये एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और किस बात पर ये एक दूसरे को अपोज कर सकते हैं। चाइना की सबसे बड़ी ताकत इस समय पर, या चाइना की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि चाइना एक इकोनॉमिक पावर है। चाइना खुद में एक आर्थिक शक्ति है, पैसा जबरदस्त है। कहीं पर भी किसी भी लेवल पर पानी की तरह पैसा बहाया जा सकता है। ये चाइना के अंदर इस समय पर सबसे बड़ी ताकत है और क्लियर ऑब्जेक्टिव है चाइना का। और क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंक्रीज इन इट्स इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां पर भी जगह मिले वहीं जाकर चाइना अपना इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पैसा है, मिलिट्री के नाम पर भी एक सुपर पावर तो नहीं, लेकिन हाँ मिलिट्री भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप मान सकते हैं। तो भले ही नंबर 1 ना हो, लेकिन मिलिट्री पावर चाइना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब चाइना का जो वीक पॉइंट, ये तो हो गए इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, जिसके ऊपर चाइना को हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करेंगे। अब एक तरफ तो इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये हैं कि इकोनॉमिक पावर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मिलिट्री पावर है।
लेकिन असलियत में इस इकोनॉमिक पावर के पीछे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि चाइना की जो है पूरी इकोनॉमी वो ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी है। ग्रोथ ड्रिवन का मतलब ये है कि असलियत में जब तक ये, और ग्रोथ में भी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। ग्रोथ का तो मामला ये है, अब जैसे ग्रोथ का तो मामला ये है कि जब तक ग्रोथ रहेगी चाइना में स्टेबिलिटी रहेगी। जिस दिन ग्रोथ खत्म हो गई चाइना में डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो जाएंगी, ये पक्का है। कम्युनिस्ट रजीम की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है। रशिया और यूएसएसआर के अंदर भी यही देखा गया था। जब तक पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है रशिया की बहुत बढ़िया लेवल पर परफॉर्म कर रही थी और अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्सिंग सिचुएशन में थी 1929 में, तो वो एक से दौर ऐसा था जो रशिया या यूएसएसआर का गोल्डन पीरियड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। स्टालिन के जाने के बाद इकोनॉमी के अंदर जिस तरीके का स्लो डाउन आना शुरू हुआ और पूरी सिचुएशंस काफी हद तक खराब होनी शुरू हुई, तो आप देख सकते हैं। अब सवाल यही है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, ग्रोथ डिपेंड कर रही है एक्सपोर्ट पर, प्रोडक्शन पर। अब एक्सपोर्ट जो है वो डिपेंड करता है ट्रेड रूट्स पर, और चाइना यहां पर इसी ट्रेड रूट पर खेल रहा है, और यही इसका है BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो इसकी ताकत का एक नमूना भी है, ताकत का एक एग्जाम्पल भी है। लेकिन ये ताकत का एग्जाम्पल है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। क्योंकि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अप्रॉक्सीमेट 1.67 ट्रिलियन डॉलर के करीब चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर चुका है, और आगे आने वाले समय में इसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और इस सारी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा चाहिए। यह सबसे मेन बात है, इस सब की सिक्योरिटी चाहिए। अब ये चाइना किसी भी देश के साथ जाकर डील करता है तो वो बेसिकली इन्हीं 3-4 चीजों के आसपास रहकर डील करता है। इकोनॉमिक पावर है, फंड्स दे देगा, पैसा दे देगा, इन्वेस्टमेंट कर देगा, लोन दे देगा, और वहां अपने BRI का कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह ढूंढेगा और उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। अब वहीं दूसरी तरफ तालिबान जिस तरीके से मौत का तांडव खेलकर, जिस तरीके से सिचुएशंस को आगे बढ़ाकर कब्जा करता जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है अब तालिबान को अफगानिस्तान में इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं तालिबान जो है वो एक सिविल वॉर से गुजर रहा है, गृह युद्ध से निकल रहा है। अब सिविल वॉर से गुजर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, आर्थिक परिस्थितियां जो हैं, उनकी बहुत बुरी दुर्गति है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तीसरी, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का मतलब अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त उसे हो जाए, और इसके लिए उसे किसी सपोर्ट ऑफ सुपर पावर, एक सुपर पावर की इसमें जरूरत पड़ती है। अब आप सोचकर देखिए, तालिबान को पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो डेवलपमेंट दिखाना चाहेगा, माने या ना माने। एक लेवल तक तालिबान का दोबारा भले ही सपोर्ट कर दिया गया, स्वागत कर दिया गया, लेकिन अगर तालिबान पुरानी गवर्नमेंट से अच्छा काम करके नहीं दिखाएगा तो आने वाले टाइम में तालिबान के लिए भी चैलेंजेस क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। सिविल वॉर से, क्योंकि गृह युद्ध से उभर रहा है और इंटरनेशनल सपोर्ट उसे कहीं ना कहीं चाहिए, और ऐसे में एक सुपर पावर की जरूरत है, और वो सुपर पावर चाइना हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो सवाल यह है, इन दोनों के बीच में दो ग्रुप्स ऐसे बन गए, यानी दोनों के पास जिसे कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे के तरफ। और यही रीजन है कि तालिबान की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आए शुरू से ही कि चाइना से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना के उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर जो भी मामला है हम उसके ऊपर ज्यादा टेंशन क्रिएट नहीं करने देंगे, और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो भी है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो भी है, उसको अफगानिस्तान में जगह
नहीं दी जाएगी। इस तरीके से सारी की सारी सिचुएशंस आ रही है। लेकिन क्या ये सही है और क्या ये पुश और पुल फैक्टर्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, क्या वो ठीक है, या फिर इनके बीच में कोई फॉल्ट लाइन भी है, कुछ विभाजन भी है, कुछ दिक्कत भी है? तो समझिए, असलियत में चाइना की जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है, उस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा ताकत क्या है, वो क्या है कि वो सामने वाले को दबाव बनाए रखना चाहता है, प्रेशर क्रिएट करके रखना चाहता है, और वो प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ लॉज, और खासकर इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज जो हैं उनके बिहाफ पर होती है। और सबसे बड़ी बात, जब चाइना किसी भी देश की सरकार को दबाव डालता है, उसे दबाने की कोशिश शुरू करता है, जब चाइना दुनिया के किसी भी देश की सरकार को दबाने की कोशिश शुरू करता है, तो वो असलियत में इंटरनेशनल लॉज के दम पे शुरू करता है। लेकिन माने या ना माने, यहां पर अब पहली बार चाइना एक ऐसे ग्रुप से डील कर रहा है जो इंटरनेशनल लॉज को नहीं मानता, अंतरराष्ट्रीय कानूनों को दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है। दोहा समिट में पीस, शांति के कबूतर उड़ाए गए थे और तालिबान उन शांति के कबूतरों को मार के खा गया है। यस, शांति के कबूतर उड़ाए गए, यानी तालिबान ने कहा शांति को जायज रखेंगे, शांति को सपोर्ट करेंगे, शांति से रहेंगे, शांति शांति शांति, और खूब शांति। अमेरिका पूरे तरीके से बाहर निकला भी नहीं था। जो मौत का तांडव अफगानिस्तान ने वहां खेला, और जिस तरीके से उन शांति के कबूतरों का कबाब बना के कुछ भी बनाता हो वो खा गया और हड्डियां तक नहीं छोड़ी, तो तालिबान इंटरनेशनल लॉज और एग्रीमेंट्स के ऊपर नहीं चलता, ये पक्की बात है। अब अगर तालिबान इन लॉज और इंटरनेशनल सब चीजों पर नहीं चलता, और दूसरी बात, ये एक मिलिट्री नहीं है, ये एक मिलिशिया है, और ये जो मिलिशिया है, ये जिस तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी होता है, ये कभी भी कोई वर्दी पहनकर काम नहीं कर रहे, बल्कि सिविलियन ड्रेस पहनकर और एक आइडियोलॉजी के बिहाफ पर आगे बढ़ रहे होते हैं, जो किसी भी फोर्स के लिए लड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यही रीजन है, इस तालिबान से लड़ते लड़ते 20 साल में अमेरिका बर्बाद होकर बाहर निकला, और तालिबान जो है दोबारा से, या यूं कहें ताकतवर बनकर उभरा। पिछली बार पहले 1996 में जितनी ताकत लगी थी तालिबान को अपने एरिया पर कब्जा करने में, उससे कहीं कम पावर लगी है, कहीं कम ताकत लगी है अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा से तालिबान को कब्जा करने में। और इसका मतलब यह है कि तालिबान जो है वो बहुत पावरफुल होकर बाहर निकला है। अब ऐसे में सोच लीजिए, चाइना गेम क्या प्लान कर रहा है कि भाई इस अफगानिस्तान के अंदर मोटा मोटा $1 ट्रिलियन का, अप्रॉक्सीमेट $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं। अब $1 ट्रिलियन के अगर रिसोर्सेज यहां पर मौजूद हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है, जिसमें आप यूरेनियम तक निकालने की बात कर सकते हैं, या यूं कहें कॉपर, आयरन, गैस, कोल, कोबाल्ट, मरकरी, गोल्ड, लिथियम, $3 ट्रिलियन, सॉरी $1 ट्रिलियन नहीं, $3 ट्रिलियन के यहां पर माइंस और सब चीजें हैं। चाइना की इस पे नजर है। और दूसरी चाइना की जो सबसे बड़ी चैलेंज है, वो असलियत में यहां ये शिनजियांग है। यहां ये जो शिनजियांग प्रोविंस है, ये सबसे बड़ा चैलेंज चाइना के लिए है, क्योंकि चाइना का पूरा एक्सपोर्ट या फिर यूं कहीं ग्रोथ असलियत में इस रीजन पर डिपेंडेंट है। रीजन उसका यह है कि अगर आप इस शिनजियांग की बात करेंगे, तो असलियत में शिनजियांग में जो 6 मतलब चाइना के 6 BRI प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, इन 6 BRI प्रोजेक्ट्स में से 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शिनजियांग से होकर निकल रहे हैं।
अब सोच कर देखिए 6 में से 4 प्रोजेक्ट्स अगर शिनजियांग से शुरू हो रहे हैं तो ये जो प्रोविंस है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस रीजन के लिए, ये आप लोग मुझे सोचकर बता सकते हैं। अब दूसरा, ये पूरे का पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है और तालिबान जो है इस मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके से कहीं ना कहीं अपना टारगेट हटा चुका है। मतलब तालिबान जो है वो रेडिकल इस्लाम को जो फॉलो करने वाला है, अगर उसने किसी भी तरीके से इस एरिया में रेडिकलिज्म बढ़ाया और साथ में इस सेंट्रल एशिया के अंदर रेडिकलिज्म बढ़ाया और रेडिकल इस्लाम को बढ़ाया, तो असलियत में यहां आप देख सकते हैं चाइना के ये चारों के चारों BRI प्रोजेक्ट्स जो हैं ये खतरे में आ जाएंगे। और या यूं कहें कि चाइना का ये इलाका ट्रेड और कॉमर्स के लिए पूरे तरीके से बंद हो जाएगा या खतरे में आ जाएगा, और फिर चाइना को ना चाहते हुए सी रूट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जो कि जिसकी गर्दन भारत और अमेरिका के बीच में है, पास है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना यहां फंसा हुआ है और इसीलिए वो किसी भी सूरत में तालिबान से अपना एक रिलेशन बनाए रखना चाहता है। तो सवाल यह है, तालिबान से चाइना के रिलेशंस कब से हैं? दोस्तों 1996 में पहली बार तालिबान को ढंग से एक रिकॉग्निशन मिली, लोगों ने पहचाना कि हाँ ये एक ताकतवर देश है। जब पहचाना कि हाँ ये ताकतवर देश है, रिकॉग्निशन मिली, तो दोस्तों तभी से अगर आप देखें चाइना का तालिबान से हमेशा एक फियर है, और वो फियर इस शिनजियांग को लेकर हमेशा से है। क्योंकि तालिबान जिस तरीके से इस्लामिज्म और रेडिकल इस्लाम को फॉलो करता है, और चाइना जिस तरीके से इस इलाके के अंदर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, ये इन दोनों के बीच का सबसे मेन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। और इसी मेन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के चलते, टकराने वाले इंटरेस्ट के चलते आने वाला समय जो है वो भारत के लिए, मतलब चाइना के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। क्योंकि तालिबान अभी भले ही चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो तालिबान के खुद के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो सारे जब आपस में लड़ना भिड़ना शुरू करेंगे और इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जब सामने आने शुरू होते हैं, तो चाइना के लिए फिर दोबारा से परेशानी होना शुरू हो जाएगी। और वो तालिबान जो है डिवाइडेड होकर तालिबान जो है डिवाइड होकर चाइना के ऊपर कहीं ज़्यादा अटैकिंग होगा, चैलेंजिंग होगा। तो चाइना इस टाइम पर बहुत ही सोच समझकर अपना गेम प्लान तैयार कर रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि चाइना यहां पर अपनी किसी फोर्स को डिप्लॉय करने के बारे में कभी भी ना सोचे और बाहर खड़ा रहकर सिर्फ पैसे के दम पर गेम खेले। क्योंकि अंदर सेना लेके घुसना किसी भी तरीके से किसी भी देश के लिए इस इलाके में जायज़ नहीं है, और अगर घुस गया तो अमेरिका की तरह भागना ही पड़ेगा, निकलने का ऑप्शन ऑप्शन नहीं होता। एक अंधा कुआं है, जितना कूदोगे, जितना डालोगे, जितना मरोगे, उतना ज़्यादा बर्बाद होते जाओगे, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। ये तालिबान इस तरीके का है। अब चाइना इसमें क्या प्लान आगे करता है, किस तरीके से करता है, और क्या वो सीधा फोर्सेस को भेजेगा या फिर दूर खड़ा रहकर तालिबान के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा और तालिबान को ही कहेगा कि ठीक है यार। तालिबान भी चाहता है वो CPEC से जुड़ जाए, तालिबान भी चाहता है इन्वेस्टमेंट आए, पैसा आए और पैसा उनके लिए इकट्ठा हो, खूब चाहता है तालिबान। और ये जो वार लॉर्ड्स हैं ये चाहते हैं कि उनकी ताकत बढ़े। अब वो कैसे बढ़े, वो अब चाइना के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना पैसा भेजता है और कितना वो इन तालिबानियों से ब्लैकमेल हो पाता है, क्योंकि खूब ब्लैकमेलिंग चलेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं इसमें सिचुएशन क्या है। प्लान तो चाइना का ये है कि स्टे अवे, दूर रहो और किसी भी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते रहो बचा बचा कर। अब आग का दरिया है और डूब के जाने वाली बात है। ये तो एक जैसे कहते हैं ना सांप से खेलने वाली बात है कि ध्यान छोटा सा हटा
तो वो सांप से जितना मर्जी दोस्ती कर लो, डसेगा ही डसेगा। तालिबान ऐसा ही है। तो कितने भी गेम प्लान बना लो, सब फ्लॉप होने वाले हैं। धन्यवाद।